हेलो। जय जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है संदीप चंदेलकर और मैं हूं आपका बायोलॉजी का फैकल्टी। और दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, हम पढ़ रहे हैं हमारा पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फटाफट से हमारी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। और अगर आपको मेरी आवाज अगर आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में यस करके रिप्लाई करिए, ताकि मैं क्लास में आगे कुछ बता सकूं। सभी कोई जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावरिंग प्लांट के। इस लेक्चर में दोस्तों हम आपको पढ़ाने वाले हैं गायनोसियम के बारे में। तो दोस्तों, गायनोसियम क्या है? गायनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। क्या है दोस्तों? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट का। अब जैसे कि ये जो गायनोसियम का स्ट्रक्चर है दोस्तों, एक जो गायनोसियम है इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिस्टिल भी बोला जाता है। अब ये जो पिस्टिल है दोस्तों, ये तीन पार्ट से मिलके बने रहते हैं। पहला है दोस्तों स्टिग्मा, मतलब कि वर्तिकाग्र। दूसरा है दोस्तों स्टाइल, मतलब कि वर्तिका। तीसरा है दोस्तों अंडाशय, मतलब कि ओवरी। और इसके ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है दोस्तों ओव्यूल, जिसे क्या बोला जाता है? बीजांड बोला जाता है। और दोस्तों जो ओव्यूल है इसे मेगा स्पोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेगा स्पोर कहा जाता है। मेगा स्पोर ही जर्मिनेट करता है, डेवलप करता है और एक मैच्योर ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इस गायनोसियम के इनरमोस्ट रीजन में ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट होती है और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन दोस्तों फर्टिलाइजेशन के जरिए जब ओव्यूल को फ्यूज करते हैं, तो फ्यूजन के बाद दोस्तों एक मैच्योर सीड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, एक मैच्योर सीड का फॉर्मेशन होता है। किस प्रोसेस के जरिए दोस्तों? तो आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन के जरिए। इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों, गायनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और फिर लिखा है गायनोसियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ओव्यूल विच डेवलप इनटू सीड। और गायनोसियम के अंदर प्रेजेंट रहता है ये जो ओव्यूल, और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? एक प्रोसेस के जरिए होता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब बात आती है दोस्तों, ये जो पिस्टिल है ये कितने टाइप का होता है? तो पिस्टिल दोस्तों नंबर के बेसिस में एक होता है दोस्तों मोनोकार्पिलरी। क्या होता है दोस्तों? मोनोकार्पिलरी पिस्टिल। अब ये मोनोकार्पिलरी पिस्टिल क्या होता है दोस्तों? ये वो पिस्टिल होता है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि जो गैमीट है दोस्तों, गायनोसियम है, अगर ये सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, तो इसे क्या बोला जाएगा? मोनोकार्पिलरी पिस्टिल बोला जाएगा दोस्तों। और एक से ज्यादा पिस्टिल अगर मान के चलिए प्रेजेंट है गायनोसियम में, किसी फ्लावर के गायनोसियम वाले जो रीजन है उसमें एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोला जाएगा? मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल बोला जाएगा दोस्तों। तो अगर मान के चलिए अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पिस्टिल है तो उसे क्या बोला जाएगा? मोनोकार्पिलरी पिस्टिल कहा जाएगा दोस्तों। और एक से ज्यादा पिस्टिल अगर मान के चलिए प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल बोला जाएगा। अब आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। क्या है दोस्तों? ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो ओव्यूल है कहां प्रेजेंट है? तो लेट्स से ये रीजन को मान लेते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट रीजन को मान लेते हैं। ये है एक
ओवेरी का रीजन। क्या है दोस्तों? ये एक ओवेरी का रीजन है, और ओवेरी के रीजन में अगर ओव्यूल प्रेजेंट है तो ये जो रीजन है एग्जैक्टली ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लावर के अंदर का रीजन। अब ये जो ओव्यूल है दोस्तों, इसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं? ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो किस तरीके से कनेक्टेड रहता है इस ओवरी से, उस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे बोलते हैं दोस्तों फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों? उससे बोला जाता है फ्यूनिकल। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है दोस्तों जो इस ओव्यूल को प्लेसेंटा के जरिए इस ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या है दोस्तों? ये फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? डेवलपिंग ओव्यूल को दोस्तों ओवरी से प्लेसेंटा के जरिए कनेक्ट करने का काम करता है। फिर बात आती है दोस्तों ये हाइलम क्या है? तो हाइलम क्या है दोस्तों? एक ऐसा रीजन है। क्या है दोस्तों? एक ऐसा रीजन है जहां से ओव्यूल की सरफेस या फिर ओव्यूल की कंप्लीट बॉडी ओवरी से फ्यूनिकल के जरिए, किसके जरिए दोस्तों? फ्यूनिकल के जरिए कनेक्टेड रहता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों, हाइलम एक ऐसा रीजन है। हाइलम क्या है? तो हाइलम दोस्तों एक ऐसा रीजन है जहां से ओव्यूल की जो बॉडी है दोस्तों, ये फ्यूनिकल के जरिए, किसके जरिए दोस्तों? फ्यूनिकल के जरिए किससे कनेक्टेड रहती है? ओवरी से कनेक्टेड रहती है प्लेसेंटा के जरिए। इसी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है दोस्तों? हाइलम कहा जाता है। अब बात आती है ये जो ओव्यूल है इसके अंदर एम्ब्रियो सेक है। सर ये तो बताइए आखिर इसमें कितनी प्रोटेक्शन की लेयर प्रेजेंट रहती है? एक प्रेजेंट रहती है, दो प्रेजेंट रहती है, चार प्रेजेंट रहती है? कितनी प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट रहती है जो इस ओव्यूल के अंदर ये जो एम्ब्रियो सेक है दोस्तों इसको कवर करने का काम करती है? तो दोस्तों एक्चुअल में दो लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, डबल लेयर प्रेजेंट रहती है। एक जो आउटर मोस्ट रीजन रहता है जो एम्ब्रियो सेक को कवर करता है दोस्तों, इसे कहते हैं आउटर इंट्यूग्यूमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटर इंट्यूग्यूमेंट, मतलब कि बाह्य आवरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटर इंट्यूग्यूमेंट या फिर बाह्य आवरण कहते हैं। अब दोस्तों ये जो आउटर इंट्यूग्यूमेंट है ना, इसके अंदर भी एक लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है दोस्तों? एक अंदर भी आउटर इंट्यूग्यूमेंट के अंदर साइड में भी एक और लेयर प्रेजेंट है दोस्तों जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को कवर करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, साथ ही साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। ये जो इनर वाली जो लेयर है दोस्तों इसे कहते हैं इनर इंट्यूग्यूमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इनर इंट्यूग्यूमेंट कहते हैं, मतलब कि अंतःवर्तन। क्या कहते हैं? अंतःवर्तन, मतलब कि इनर इंट्यूग्यूमेंट कहते हैं। अब जिस रीजन में आउटर एज वेल एज इनर इंट्यूग्यूमेंट, ये वर्तन और आवरण जहां पे प्रेजेंट नहीं रहता है कंप्लीट ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, जहां पे एब्सेंट रहता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? माइक्रोपाइल बोला जाता है, मतलब कि बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये माइक्रोपाइल क्या है सर? अरे बच्चों बता रहे हैं, जरा सबर करिए। ये इंट्यूग्यूमेंट एक ऐसा रीजन है जहां पे एब्सेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा, या फिर जिस भी रीजन में ये एब्सेंट रहता है, इंट्यूग्यूमेंट जिस रीजन में एब्सेंट रहता है उस रीजन को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोला जाता है। अब ये जो माइक्रोपाइल का जो एंट्री वाला जो रीजन है इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइक्रोपाइलर पोर कहते हैं, मतलब कि बीजांड द्वारी सिरा। क्या कहते हैं? बीजांड द्वारी सिरा कहा जाता है। ये एक्चुअल में क्या है? ये वो रीजन है दोस्तों जहां पे इंट्यूग्यूमेंट आउटर एज वेल एज इनर इंट्यूग्यूमेंट दोनों के दोनों एब्सेंट है। अब इस लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है सर? तो इस लेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है दोस्तों न्यूसेलस। क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूसेलस प्रेजेंट रहता है दोस्तों, जिसे क्या बोला जाता है?
बीजांड काय बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? बीजांड काय बोला जाता है। ये कहां प्रेजेंट रहता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों आउटर एज वेल एज इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है बीजांड काय, मतलब कि न्यूसेलस। अब बात आती होगी, आपके जहन में उठ रहा होगा एक क्वेश्चन दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बता दीजिए। न्यूसेलस क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? तो बताते हैं। न्यूसेलस क्या है? एक नरिशिंग टिश्यू है। क्या है दोस्तों? ये नरिशिंग टिश्यू है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को। क्या है न्यूसेलस दोस्तों? न्यूसेलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। न्यूसेलस क्या है दोस्तों? न्यूसेलस एक ऐसा नरिशिंग टिश्यू है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को। और एम्ब्रियो सैक मतलब कि भ्रूण कोश। भ्रूण कोश अपना नरिशमेंट बीजांड काय से लेता है और धीरे धीरे डेवलप होता है। क्या आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज रिप्लाई करिए और लिखिए सर क्लियर है। फटाफट से रिप्लाई करिए दोस्तों ताकि मैं आगे भी चीजें बता सकूं आपको। फटाफट से रिप्लाई करिए दोस्तों ताकि मैं इसको रिपीट कर सकूं या फिर आगे की कहानी बता सकूं। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है ये ओव्यूल। क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों? ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों? ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है दोस्तों, इसका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल ही एक ऐसा स्टॉक है जिसके जरिए ये जो डेवलपिंग ओव्यूल ये प्लेसेंटा के जरिए ओवेरी से कनेक्टेड रहता है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये मैंने क्या बनाया है दोस्तों? ये ओवरी बनाया है। इसके दो अलग अलग रीजन हैं। एक नीचे वाला जो रीजन होता है उसे क्या बोला जाता है? चलाजा पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चलाजा पोल कहा जाता है। और ऊपर वाला जो रीजन है उसे माइक्रोपाइल पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोल कहा जाता है। और नीचे वाला जो पोल है उसे क्या कहा जाता है? चलाजा पोल कहा जाता है। दोनों के दोनों याद रखने की चीज ये है कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं। या तो एक अगर नीचे रहेगा तो डेफिनेटली जो दूसरा वाला रीजन है इसके अपर साइड में प्रेजेंट रहेगा। दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते। एक चलाजा पोल कहा जाता है और एक माइक्रोपाइलर पोल कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो एम्ब्रियो सेक आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो सेक 2 लेयर टिश्यू से कवर रहता है। कितने लेयर के टिश्यू से कवर रहता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 2 लेयर के टिश्यू से कवर रहता है, जिसका जो आउटर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं बाह्य आवरण, और जो इनर वाला टिश्यू होता है उसे क्या कहा जाता है? अंतःवर्तन कहा जाता है। उसके अंदर प्रेजेंट रहता है दोस्तों एक नरिशिंग टिश्यू जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को, जिसे बोला जाता है न्यूसेलस। क्या बोला जाता है दोस्तों? न्यूसेलस या फिर बीजांड काय बोला जाता है दोस्तों। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये हाइलम क्या है? तो हाइलम एक ऐसा रीजन है। क्या है दोस्तों? हाइलम एक ऐसा रीजन है जिसके जरिए ये कंप्लीट ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से कनेक्टेड रहती है। उस रीजन को ही क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। चलो फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो दोस्तों एक जो एम्ब्रियो सेक है, एक जो एम्ब्रियो सेक है दोस्तों, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये इस लेक्चर में हम समझेंगे इस पीपीटी के जरिए। तो दोस्तों ये जो मेगास्पोर एक मदर सेल होती है, कौन सी सेल होती है दोस्तों? मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है दोस्तों, ये मियोटिक डिवीजन करती है। कैसे डिवीजन करती है दोस्तों? मियोटिक का डिवीजन करती है। और मियोटिक के डिवीजन करके कितने मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है दोस्तों? 4 मेगास्पोर सेल का फॉर्मेशन करती है।
एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहती है, जो मेगास्पोर मदर सेल फ्लावर के अंदर डिवाइड करती है, मियोटिक का डिवीजन करती है, मियोसिस की प्रोसेस करती है, और मियोटिक डिवीजन करने के बाद 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। कितने मेगास्पोर का? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, और चारों के चारों जो मेगास्पोर है ना दोस्तों, ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, ये क्या है? 4 मेगास्पोर है। किससे फॉर्म हुआ इसका? मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे ही दोस्तों 4 अलग अलग मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, 4 अलग अलग मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसमें जो 3 मेगास्पोर है दोस्तों, कितने मेगास्पोर? जनरली ये जो 3 मेगास्पोर है, ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये डीजनरेट हो जाते हैं, तीनों के तीनों मेगास्पोर, और कोई एक मेगास्पोर प्रेजेंट रहता है और डीजनरेट होकर के अपना न्यूट्रिशन इज डेवलपिंग मेगास्पोर को प्रोवाइड करते हैं। रिपीट कर देते हैं एक बार और, मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है मियोसिस के डिवीजन के जरिए, और डिवीजन करने के बाद 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, जिसमें जो 3 मेगास्पोर है ये डिजनरेट कर जाती है और अपना नरिशमेंट एक अकेले मेगास्पोर को प्रोवाइड कर देती है। तो क्या कितने मेगास्पोर सेल आखिरी में प्रेजेंट रहते हैं? तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर प्रेजेंट रहता है, जो आगे डेवलप करके इस एम्ब्रियो सेट का फॉर्मेशन करता है। अब जब ये एम्ब्रियो सेट को हम देख रहे हैं, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये जो एम्ब्रियो सेट है, इसमें प्रेजेंट रहती है कितनी सेल? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्रेजेंट रहती है टोटल 3 अलग अलग टाइप की सेल। 3 अलग टाइप की सेल बोल रहा हूं दोस्तों। पहली कौन सी है दोस्तों? एक एंटीपोडल सेल। दूसरा कौन सा है दोस्तों? ये सेंट्रल सेल है। फिर तीसरी टाइप की कौन सी सेल है दोस्तों? ये सिनर्जिड सेल। रिपीट कर दे रहे, एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है दोस्तों, दूसरी है सेंट्रल सेल प्रेजेंट है दोस्तों, और फिर ये जो आप लोअर वाला रीजन देख रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है? सिनर्जिड कहा जाता है, साथ में एग सेल बोला जाता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, मतलब कि ये जो सिनर्जिड अलोंग विथ एग सेल, सिनर्जिड अलोंग विथ एग सेल, जिसे सहायक कोशिका कहते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को दोस्तों एग एपरेटस कहते हैं। तो एग एपरेटस क्या है दोस्तों? सिनर्जिड अलोंग विथ एग सेल, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एग एपरेटस कहा जाता है। और अगर यहां पे न्यूक्लियस के अगर बारे में बात करें, तो ये जो सेंट्रल सेल है दोस्तों, ये जो सेंट्रल सेल है, इसमें टोटल 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। सेल कितनी है सेंट्रल सेल? आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल सेल है। कितनी सेंट्रल सेल है दोस्तों? एक सेंट्रल सेल है, जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोस्तों? कंप्लीट 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। और वो सेल का क्या नाम है दोस्तों? तो आप कहेंगे सेंट्रल सेल। सर सेंट्रल सेल एक ऐसी सेल है जो एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। उसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एंटीपोडल सेल है। 3 एंटीपोडल सेल है दोस्तों, 3 एंटीपोडल सेल है, और हर एक एंटीपोडल सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोस्तों? एक न्यूक्लियस हर एक एंटीपोडल सेल में प्रेजेंट है। इस एंटीपोडल सेल में एक न्यूक्लियस, ये वाली एंटीपोडल सेल में एक न्यूक्लियस, और ये वाली एंटीपोडल सेल में एक न्यूक्लियस। एंटीपोडल सेल का मतलब क्या है? प्रतिव्यासा। क्या है दोस्तों? प्रतिव्यासा। अब ये जो नीचे वाली सेल के अगर बारे में बात करें, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है दोस्तों, ये प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। आगे चल करके हम बताएंगे आपको कि जब ओव्यूल से जब सीड का फॉर्मेशन होना रहता है, फर्टिलाइजेशन की इवेंट होती है, तो एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब हम आगे चल करके बताएंगे, अभी सिर्फ आप ये याद रख लीजिए कि यही फिलीफॉर्म एपरेटस ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने के लिए गाइड करता है। क्या करता है दोस्तों? गाइड करता है।
ताकि पोलन ग्रेन आए और आ करके जबरदस्त तरीके से फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। और यहाँ पे प्रेजेंट रहती है दो सिनर्जिड सेल। कितनी सेल प्रेजेंट रहती है? दो सिनर्जिड सेल, एक लेफ्ट और एक राइट में। और जो यहाँ पे आप नीचे में देख पा रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? एग सेल है। क्या है दोस्तों? ये एग सेल। और ये जो नीचे वाला जो रीजन है जहां पे एग सेल एज वेल एज सिनर्जिड प्रेजेंट रहता है, एग सेल एज वेल एज सिनर्जिड प्रेजेंट रहता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोला जाता है दोस्तों? माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ये जो माइक्रोपाइलर एंड है दोस्तों, यहाँ पे एग सेल एज वेल एज सिनर्जिड प्रेजेंट रहता है। और जो दूसरा वाला जो रीजन है, जो कि माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट वाला रीजन है, माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट वाला रीजन है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोला जाता है चलाजा एंड। क्या बोला जाता है? चलाजल एंड बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो चलाजल एंड है, इसमें प्रेजेंट रहती है 3 एंटीपोडल सेल। कितनी एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहती है दोस्तों? तो आप कहेंगे कंप्लीट सर 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहती है। फिर मैं पूछूंगा आपसे कहां प्रेजेंट रहती है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर ये चलाजल एंड है ना, वहां पे प्रेजेंट रहती है 3 एंटीपोडल सेल। तो दोस्तों यहां तक की कहानी क्या आपको समझ में आई? अगर कुछ भी डाउट लगता है, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, चैट का रिप्लाई करिए, ताकि मैं इसको एक बार और रिपीट कर पाऊं या फिर कुछ आगे की चीजें आपको बता सकूं। फटाफट से रिप्लाई करिए। समझ में आ रहा होगा तो यस करिए, नहीं समझ में आ रहा होगा और छोटा सा भी अगर कोई डाउट होगा दोस्तों तो नो करके लिख दीजिए, मैं एक बार और इसको रिपीट कर दूंगा। यस यस यस, ठीक। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, इसकी समरी बता देते हैं दोस्तों, फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहती है। मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक ऐसी टाइप की सेल है जो आगे चल करके मियोटिक का डिवीजन करती है। कैसा डिवीजन करती है? मियोटिक का डिवीजन करती है। और मेगास्पोर मदर सेल एक्चुअल में क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। क्या है दोस्तों? ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू का क्या मतलब है दोस्तों? ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो डिवाइड करके एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। इसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू का क्या नाम है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक का डिवीजन करती, मियोसिस की प्रोसेस करती है। फिर मैंने बताया मियोसिस की प्रोसेस करती है और उसके साथ 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। ये जो मेगास्पोर है इससे ही क्या बोल रहे हैं? एग सेल कह रहे हैं दोस्तों। और ये जो मेगास्पोर है, ये जब 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों, उसमें जो 3 मेगास्पोर है दोस्तों, इसमें जो 3 मेगास्पोर है दोस्तों, ये क्या हो जाती है? ये डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? ये डीजनरेट हो जाती है। और सिर्फ एक मेगास्पोर प्रेजेंट रहता है। कितना मेगास्पोर प्रेजेंट रहता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर सिर्फ एक मेगास्पोर प्रेजेंट रहता है, तो फिर बाकी का क्या होता है? तो आप कहेंगे सर बाकी डीजनरेट होकर के अपना नरिशमेंट ये डेवलपिंग मेगास्पोर को प्रोवाइड कर पाती है। फिर क्या होता है? तो जैसे ये जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसमें कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है सर। इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है सर? न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और कितनी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर और कितने सेल का फॉर्मेशन होता है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर 7 सेल। कितना सेल? 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। कितने सेल का दोस्तों? 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन के दौरान। और यहाँ पे 2 अलग अलग पोल प्रेजेंट रहेंगे, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक नीचे और एक ऊपर रहेगा। जो ऊपर वाला जो रीजन है उसे बोला जाता है चलाजा लैंड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? चलाजा लैंड कहते हैं सर। और नीचे वाला जो रीजन है
उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोपाइलर पोर कहते हैं। क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। और ये जो चलाजल एंड है दोस्तों, उसमें टोटल 3 सेल प्रेजेंट रहती है। कितनी सेल, आप बोलेंगे सर टोटल 3 सेल्स प्रेजेंट रहती है। और हर एक सेल में दोस्तों, हर एक सेल में दोस्तों एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। कितना न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फिर बात आती है एक ये वाली सेल को क्या बोला जाता है सर, तो ये वाली जो सेल है दोस्तों, इसे बोला जाता है सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल सेल कहा जाता है। ये जो सेंट्रल सेल है दोस्तों, इसमें प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियाई। कितना न्यूक्लियाई सर, तो आप बोलेंगे सर सेल तो एक है। कितनी सेल है, एक सेल है। न्यूक्लियाई कितना है, 2 न्यूक्लियाई है। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, तो सेंट्रल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद जो माइक्रोपाइलर एंड होता है सर, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पे प्रेजेंट रहता है दोस्तों 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल। कितना सेल प्रेजेंट रहता है, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल प्रेजेंट रहता है दोस्तों। जो साइड साइड जो होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड में सिनर्जिड सेल और बीच में प्रेजेंट रहता है एग सेल। और यहां पे उसके साथ साथ फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, तो मैंने बताया ये जो ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे फिंगर लाइक जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं राइट और लेफ्ट साइड में, इसे और कुछ नहीं बल्कि फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन आकर के इसको फ्यूज करती है, तो उस समय ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही पॉलन ट्यूब या फिर जर्मिनेटिंग ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए गाइड करने का काम करता है दोस्तों। क्या बोला जाता है इसे, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं दोस्तों एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसका फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट जस्ट पहले हमने पहले पीपीटी में क्या पढ़ा था, हमने एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था दोस्तों। इस स्ट्रक्चर में हम ये समझने वाले हैं, इस पीपीटी में ये समझने वाले कि आखिर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। किसका मियोटिक डिवीजन होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये मियोटिक डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल का होता है। किसका, मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, पहले मियोटिक डिवीजन करेगी। मियोटिक का मतलब क्या है, मियोसिस की प्रोसेस करती है, जिसके कारण कितने मेगास्पोर, मेगास्पोर से कितने मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, 4 मेगास्पोर का। कितने मेगास्पोर का सर, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ये जो 3 मेगास्पोर है मैंने बताया डीजनरेट हो गया, अकेला ये बचा। ये जो अकेला बचा, अब ये क्या करेगा सर, ये माइटोसिस की प्रोसेस करेगा। कैसी प्रोसेस करेगा, माइटोसिस टाइप का सेल का डिवीजन करेगा। कैसे टाइप का, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन करेगा। और डिवीजन करके करके न्यूक्लियस एज वेल एज सेल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन समझने की बात यह है दोस्तों, इस टाइप का जो डिवीजन है ये क्या है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। किस टाइप का है सर, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। कैसा न्यूक्लियर डिवीजन दोस्तों, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब बात आती है सर ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है। अरे बच्चों बताते हैं, सब्र करो। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक ऐसे टाइप का न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसमें दोस्तों न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होने के जस्ट बाद सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है सर, फ्रीली न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, पहले फ्रीली न्यूक्लियस का डिवीजन होते जाता है। एट द एंड ये जो न्यूक्लियस है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं,
इस स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन के समय, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे फॉर्मेशन होते गया। लेकिन इस फिगर में आप देख पा रहे हैं हर एक न्यूक्लियस के अराउंड सेल की मेम्ब्रेन या फिर सेल की वॉल प्रेजेंट नहीं है। इस टाइप के न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इस टाइप के न्यूक्लियर डिवीजन को ही स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये एक ऐसा न्यूक्लियर डिवीजन है दोस्तों माइटोसिस की प्रोसेस के दौरान जिसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान दोस्तों जैसे ही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है उसके अराउंड दोस्तों न्यूक्लियस के अराउंड सेल की मेम्ब्रेन और सेल की वॉल हर एक न्यूक्लियस के अराउंड डेवलप नहीं होती है। और क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर लेता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं सेल की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। ये कब होता है? मेगास्पोर के फॉर्मेशन के समय सर ये प्रोसेस रिपीट होती है। अब इसमें यही चीज लिखी है मैंने सर, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड करती है और 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है। मेगास्पोर मदर सेल, ये लेट्स से ये कोई मेगास्पोर मदर सेल है। क्या है दोस्तों? ये मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी लिख दिया है हमने। एमएमसी क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? मेगास्पोर मदर सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है दोस्तों ये माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। जैसे ही ये डिवाइड कर रहा है दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया? 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई है अगेन माइटोटिकल डिवीजन करते हैं, माइटोसिस की प्रोसेस करते हैं और 2 से फिर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर। 2 से कितने न्यूक्लियाई का? 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे ही 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे 4 से अगेन 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? जस्ट डबल हो जाएंगे दोस्तों। यहां पे न्यूक्लियाई मतलब कि केंद्रक को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बन गए। कितने? 8 न्यूक्लियाई बन गए दोस्तों। यही चीज लिखी है मैंने। लेटर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म्ड। कितने न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों? 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो प्रोसेस होती है कैसी टाइप की सेल डिवीजन होती है? तो मैंने बताया दोस्तों आपको ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। क्या है दोस्तों? ये एक स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के समय सडनली सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अराउंड फॉर्म नहीं होती है। हर एक न्यूक्लियस के अराउंड जब फॉर्म नहीं होती है तो इस टाइप के माइटोटिक डिवीजन को क्या बोला जाता है दोस्तों? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एट द एंड क्या हो जाता है दोस्तों? एक जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है। कितनी न्यूक्लियाई दोस्तों? 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है दोस्तों। और कितनी सेल प्रेजेंट रहती है दोस्तों? 7 सेल प्रेजेंट रहती है। कितनी सेल प्रेजेंट रहती है? तो सर आप कहेंगे 7 सेल प्रेजेंट रहती है और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। उसी चीज को दोस्तों इस फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पे अगर आप सेल और न्यूक्लियस की काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा 7 सेल है दोस्तों और 8 न्यूक्लियाई है। कैसे फॉर्म हुआ ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सेक का? तो आप कहेंगे सर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन से। किस तरीके से?
माइटोटिक डिवीजन, नॉट मियोसिस, माइटोसिस के जरिए ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पे ये 3 सेल प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल चलाजल एंड में, और नीचे वाला जो रीजन है माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे भी 3 सेल प्रेजेंट है। लेकिन जो सेंट्रल सेल है दोस्तों, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सर? पूरे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इस हिसाब से 3 3 6, और ये जो सेंटर वाली सेल है, टोटल मिलाकर के कितने सेल हो गए सर? 7 सेल हो गए। न्यूक्लियस को अगर आप ऐड करेंगे 3 3 6, और ये जो 2 को ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए? 8 न्यूक्लियाई हो गए। इसलिए कहा जाता है इसे 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। जैसे ही दोस्तों 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों, उसके ठीक बाद इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स ये न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अराउंड सेल की मेम्ब्रेन फॉर्म होने अभी बाकी है। बीच वाली सेंट्रल सेल है दोस्तों, और ऊपर वाली क्या है? सिनर्जिड सेल, और एक क्या है दोस्तों? ये एग सेल है। तो बात आती है सिनर्जिड और एग सेल किस रीजन में प्रेजेंट रहेगी, तो आपको बोलना है सर ये प्रेजेंट रहेगी माइक्रोपाइलर एंड में। कहां पे दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर ये माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट रहेगी। और जो एंटीपोडल सेल है इसके जस्ट अपोजिट रीजन में प्रेजेंट रहेगी। तो दोस्तों यहां तक ये जो हमने बताया है, यहां पे अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो तुरंत ही आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो तो चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी क्वेरी को तुरंत ही मैं रिजॉल्व कर पाऊं। क्या आपको चीजें समझ में आ गई हैं? यस यस यस, ठीक है, ठीक, मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है सर। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, मतलब कि पूर्व निषेचन की घटनाएं। किसके बारे में? कौन सी घटना के बारे में? पूर्व निषेचन घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो कब होता है? वो सारी के सारी प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन होने के जस्ट बिफोर होती है। क्या होती है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन होने के जस्ट बिफोर जो सारे के सारे इवेंट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, मतलब कि एंजियोस्पर्म में। इसमें दोस्तों एंजियोस्पर्म में जो भी इवेंट होते हैं इसे क्या बोला जाता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ऐसा क्या क्या होता होगा सर? तो इस समय अगर जनरली मैं बात करूं दोस्तों, तो सेपल और जो पेटल है ये क्या हो जाती है दोस्तों? डेवलप हो जाती है कंप्लीटली कलर्ड रीजन और ग्रीन कलर्ड रीजन अच्छे से डेवलप हो जाता है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन के लिए भी तो प्रिपेयर करना है, इसलिए प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? न्यूट्रिएंट का स्टोरेज कंप्लीट हो जाता है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो तब ये न्यूट्रिएंट डेवलपिंग एग सेल को तुरंत ही प्रोवाइड करे जा सके ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जा रही है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर में पोलन ग्रेन, इसका कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। पोलन ग्रेन का कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है, वो मैच्योर हो जाते हैं दोस्तों।
और साथ में जो एग एपरेटस है उसकी भी सेल ठीक तरीके से मैच्योर हो जाती है, कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं इस चीज को। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है दोस्तों? तो आप कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सर एक ऐसा इवेंट है जो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट मतलब के एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर है उसमें होता है, और इस इवेंट में सर रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन करी जाती है। किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाती है? तो आप कहेंगे सर सेपल पेटल कंप्लीटली डेवलप हो जाती है, ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर और जो कलर स्ट्रक्चर है जो पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है फुल्ली डेवलप कर जाते हैं। उसके अलावा इसमें जो नरिशमेंट के लिए जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू रहते हैं ये भी कंप्लीटली डेवलप कर जाते हैं। इसके अलावा पोलन ग्रेन का और एम्ब्रियो सेट का मतलब कि कंप्लीट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? कंप्लीट इवेंट को बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसी चीज को लिखा है मैंने, प्री फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस दैट ऑकर बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब ये गैमिट क्या है सर? अरे बताते हैं दोस्तों, गैमिट मैंने पहले ही बताया है। गैमिट का मतलब है यहाँ पे दोस्तों पॉलन ग्रेन। किसके बारे में दोस्तों? पॉलन ग्रेन। और उसके साथ साथ क्या दोस्तों? एम्ब्रियो सैक। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एम्ब्रियो सैक या फिर ओव्यूल। ये दोनों कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। उसी चीज को लिखा है प्री फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस दैट ऑकर बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमीट। देयर आर टू इवेंट दैट ऑकर बिफोर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के पहले दो इवेंट होते हैं। पहला इवेंट क्या है दोस्तों? गैमीटोजेनेसिस है। क्या है दोस्तों? गैमीटोजेनेसिस। अब ये गैमीटोजेनेसिस क्या है? तो गैमीटोजेनेसिस दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। गैमीटोजेनेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट कौन कौन से है? तो अरे दोस्तों मेल और फीमेल गैमीट ही तो है फ्लावर में। पहला कौन सा है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से डिवाइड होते हैं और कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से जो माइक्रोस्पोर है, क्या चीज दोस्तों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से जो माइक्रोस्पोर है वो कंप्लीटली डेवलप कर लेते हैं। और दूसरी जो प्रोसेस है जिसे बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, मैंने जस्ट पहले बताया इसको। मेगास्पोरोजेनेसिस की कंप्लीट कहानी, कंप्लीट रामायण मैंने जस्ट पहले बताया है 10 मिनट पहले पिछली पीपीटी में। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपको याद होगा जस्ट पहले बताया 7 सेल्ड एज वेल एज 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या? जैसे दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, माइक्रोस्पोर एज वेल एज मेगास्पोर, फिर उसके बाद होता है क्या? गैमीट का ट्रांसफर। क्या होता है दोस्तों? गैमीट का ट्रांसफर, मतलब कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम फर्स्ट फ्लावर टू सेकंड फ्लावर। पहले फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन का जनरली ट्रांसफर होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमीट ट्रांसफर। टेक्निकली इसे बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलिनेशन मतलब कि परागन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या है दोस्तों? उसके बाद होता है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर एक ऐसा इवेंट है जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों के दोनों दोस्तों जब कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं तो पोलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, एक पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है। या फिर हो सकता है कि फ्लावर क्या हो दोस्तों? हो सकता है दोस्तों कि फ्लावर हो बाइसेक्सुअल। तो उस केस में दोस्तों मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों वहीं पे प्रेजेंट रहेंगे।
तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में लैंड करना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। इस चीज को हम और बेहतर तरीके से अगले पीपीटी में समझेंगे। तो दोस्तों अगर यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आई होगी तो फटाफट से, रफ्तार से, जल्दी से, बहादुरी के साथ रफ्तार से आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया, या फिर यस करके टाइप कर दीजिए। फिर हम आगे की भी कहानी आपको समझाएंगे। और कुछ भी डाउट होगा दोस्तों, यहां तक जितनी भी चीजें बताई है, कुछ डाउट होगा तो तत्काल अभी के अभी रिप्लाई करिए ताकि मैं इस चीज का समाधान कर सकूं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर भी एक बार इस चीज को समरी में बता देते हैं, फिर अगली पीपीटी के बारे में डिस्कशन। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ नहीं, एक छोटी सी सिंपल सी चीज बताई है, आसान सी चीज बताई है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब कि पूर्व निषेचन की घटनाओं के बारे में इसमें क्या होता है। तो दो इवेंट होते हैं दोस्तों, पहला है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करें ये है क्या, तो आप कहेंगे सर ये एक ऐसा इवेंट है सर, क्या एक ऐसा इवेंट है सर जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, फ्लावर का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों कंप्लीटली रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होता है, डेवलप होता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस इवेंट में दो अलग अलग स्टेप होता है। पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जरिए पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। जस्ट पहले मैंने आपको 10 मिनट पहले इस चीज को ही समझाया था मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है, माइक्रोस्पोर कंप्लीटली डेवलप कर जाता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में गैमेट का ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है, मतलब कि परागन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पॉलिनेशन के बारे में। तो दोस्तों जो पॉलिनेशन है वो क्या है, इस चीज को और ब्रीफ में हम आपको समझा देते हैं। तो पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक किसी भी एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है, इसमें जो मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो मैच्योर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं टेक्निकली पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं दोस्तों, पोलन ग्रेन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसमें भी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका जो टॉप जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, यहाँ पे बना ही देते हैं आप प्यारे मित्रों के लिए। ये जो रीजन है ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है हमारा स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल है। और ये क्या है, ये ओवरी है। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो पोलन ग्रेन क्या चीज दोस्तों, पोलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पोलन ग्रेन है, किसी भी एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है जब जर्मिनेट हो जाता है तो एक लंबी दूरी को ट्रेवल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर के फीमेल गैमेटोफाइट में लैंड करता है। क्या होता है, लैंड करता है, स्टिग्मा में लैंड करता है। यही ट्रांसफर की प्रोसेस, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना हो सकता है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। किस तरीके का हो, बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल का मतलब है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट रहे। ये क्या है, एंथर मान लेते हैं दोस्तों, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का जिसे एंथर बोल रहे हैं। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है आपको तो सब पता ही होगा, इसे फिलामेंट कहते हैं। तो ये जो तंतु है, तंतु के ऊपर वाला जो एंथर वाला रीजन है, एंथर में प्रोड्यूस होती है पोलन ग्रेन जो मैच्योर हो जाती है और फिर स्टिग्मा में लैंड करती है। जैसे ही स्टिग्मा में लैंड करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये रिसीव होती है। क्या होती है दोस्तों, रिसीव होती है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इस प्रोसेस को ही
पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों पॉलिनेशन ये जो इवेंट है अगर आपको बेसिक लेवल में समझ आ गया है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से तत्काल रिप्लाई करिए। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करिए तत्काल में, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण तत्काल कर सकूं दोस्तों। तो आपको चीजें समझ में आ रही है? यस, यस, नो, यस। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मान के चलिए कोई भी फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है। कैसा है दोस्तों? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे फीमेल एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, स्टिग्मा एज वेल एज एंथर प्रेजेंट है। अब एंथर से क्या होगा? एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है दोस्तों ये ट्रेवल करेगी। ट्रेवल कैसे करेगी? अरे हो सकता है आपके संदीप सर यहाँ पे पॉलन ग्रेन को ऐसे पकड़ ले या फिर यहाँ पे हाथ लगा दे और फिजिकली ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के जरिए या मेरे इन्वॉल्वमेंट के जरिए मैं यहाँ पे टच कर दूं स्टिग्मा में और क्या हो जाए? पॉलन ग्रेन इस एंथर से स्टिग्मा में पहुंच जाए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन कहा जाएगा। हो सकता है एयर के जरिए या वाटर के जरिए, बहुत सारे फैक्टर है पॉलिनेशन को अफेक्ट करते हैं, वो हम आगे बताएंगे। अभी सिर्फ आपको यह समझना है कि पॉलन ग्रेन किसी भी तरीके से एयर, वाटर, विंड के जरिए, जिसके भी जरिए पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा में लैंड करती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है दोस्तों। अब अगर मान के चलिए जो फ्लावर है दोस्तों ये बाइसेक्सुअल ना हो, कैसा ना हो दोस्तों? बाइसेक्सुअल ना हो, तब क्या पॉलिनेशन हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से ये पहला वाला फ्लावर है, लेट्स से ये दूसरा वाला फ्लावर है। क्या है दोस्तों? ये दूसरा वाला फ्लावर है। ये फ्लावर नंबर क्या है दोस्तों? फ्लावर नंबर ये सेकंड है। ये है फ्लावर नंबर 1। ये जो फ्लावर नंबर सेकंड है दोस्तों इसमें प्रेजेंट है, लेट्स से पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है और ये भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है दोस्तों। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये हो सकता है एयर से लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करे, स्टिग्मा में आकर के लैंड करे। इसी प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? पॉलिनेशन कहा जाएगा। अब बात आती है पॉलिनेशन किन किन फैक्टर के जरिए होता है। तो बेसिकली दोस्तों पॉलिनेशन दो अलग अलग फैक्टर के जरिए होता है। पहला है बायोटिक एजेंट। पहला क्या है दोस्तों? बायोटिक एजेंट है। दूसरा जो है वो क्या है दोस्तों? ए बायोटिक एजेंट है। पहला क्या है दोस्तों? पहला है बायोटिक एजेंट, दूसरा है ए बायोटिक एजेंट। क्या है दूसरा दोस्तों? ए बायोटिक एजेंट है। अब बायोटिक एजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बायोटिक एजेंट का मतलब बहुत ही सिंपल है। मान के चलिए पॉलिनेशन तो हो रहा है लेकिन किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है। किसके जरिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट से पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। जैसे कि आप इस कीड़े को देख पा रहे हैं, ये जो इंसेक्ट है ये स्टिग्मा में लैंड किया, सॉरी ये पॉलन ग्रेन में लैंड किया, पहले वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन में, मतलब कि ये एंथर में लैंड किया, फ्लावर में आया, बढ़िया से एंथर में इस फ्लावर में लैंड किया और एंथर में प्रेजेंट थे पॉलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट थे? पॉलन ग्रेन। ये कीड़ा आया, जबरदस्त तरीके से इस फ्लावर में मस्त पार्टी किया, इसने पार्टी किया मस्त तरीके से, यहां पे लैंड किया, कुछ समय यहां पे एंजॉय किया, नेक्टर इसमें प्रेजेंट था, फ्लावर में नेक्टर को सक किया। उसके बाद जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा होता है तो जैसे ही दूसरे फ्लावर में पहुंचता है, क्योंकि पहले फ्लावर के एंथर में ये प्रेजेंट था, यहां पे आकर के बैठा था, तो इस एंथर में प्रेजेंट था दोस्तों क्या? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थी। पॉलन ग्रेन से ये लिपट गया। किससे लिपट गया दोस्तों? किससे लिपट गया? पॉलन ग्रेन से लिपट गया दोस्तों ये इंसेक्ट, और फिर आकर के दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा से भी लिपट गया। किससे लिपट गया? स्टिग्मा से भी लिपट गया। और इस प्रोसेस के दौरान एक इंसेक्ट के जरिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट के जरिए
पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इस प्रोसेस को ये दोस्तों पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट, किसके जरिए, बायोटिक एजेंट के जरिए पॉलिनेशन कहा जाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। क्या है दोस्तों, एबायोटिक एजेंट के जरिए पॉलिनेशन। अब ये एबायोटिक एजेंट के जरिए पॉलिनेशन क्या है, मान के चलिए यहां पे वाटर और विंड, कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं दोस्तों, वाटर एज वेल एज विंड इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके जरिए पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो इसे ही क्या बोला जाएगा, पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट। किसके जरिए पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन हवा में स्विम करके, तैर के, उड़ करके, नाच के, गा के, जैसे भी जाए, स्टिग्मा में आकर के लैंड कर रही है हवा और वाटर के जरिए, हवा और वाटर के जरिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, पॉलिनेशन बाय ए बायोटिक एजेंट कहा जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई। हमने इस आखिरी लेक्चर में पॉलिनेशन को भी कवर किया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, समय समाप्त होता है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। चीजों को जो आज मैंने पढ़ाया, इससे पहले भी जो मैंने पढ़ाया, बार बार चीजों को रिवाइज करिएगा ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। और बायोलॉजी को याद करने का तरीका एकमात्र सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि अगर आप नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे ना, बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, और आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो नोटबुक में उसको तत्काल नोट भी करते जाना है, तत्काल नोट भी करते जाना है। समय समय पर, जैसे मैंने आज पढ़ाया तो आज के आज ही इस नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। एनसीईआरटी को भी पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, इस नोट्स को भी रिवाइज करिए ताकि चीजें आपको तुरंत याद रहेगी, आप भूलेंगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा आप चीजों को भूलोगे, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे, फिर याद करोगे, और ये सिलसिला चलते ही रहेगा जब तक आपका नीट का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। और क्या करना है, ऐसा ना हो, इसलिए आज से ही कोशिश करिए, आज से ही ये हैबिट डालिए कि नोट्स को बार बार रिवाइज करते जाइए, और इस नोट्स के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, प्यारे साथियों और सारे के सारे कोऑर्डिनेटर को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी।